नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सोशलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से। और ये जो लेक्चर है ना, ये पीएसआईआर ऑप्शनल 2023 के कोर्स का पार्ट है। अगर देखो आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है या फिर आप पीएसआईआर ऑप्शनल लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स में अपना इनरोलमेंट करवा सकते हो। इसके साथ साथ देखो पीएसआईआर के नोट्स, मंथली मैगजीन्स, बुलेटिन्स की फॉर्म में, माइंड मैप्स, सेकुलर के व्यूज, ये सब डाउनलोड करने के लिए ना OnlyIS PSIR का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सोशलिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो इस लेक्चर में हम सोशलिज्म से संबंधित ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले सोशलिज्म है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे, सोशलिस्ट सेकुलर के मेन प्रपोजल्स क्या हैं, सोशलिस्ट सेकुलर्स के व्यूज़ क्या हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जस्टिस, स्टेट, इक्वालिटी, इन सब के बारे में, मेथड्स क्या सजेस्ट करते हैं सोशलिस्ट सेकुलर्स सोशलिज्म को लाने के लिए, फिर सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, सबसे लास्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले सोशलिज्म है क्या और इसका ओरिजिन क्या है। देखो सोशलिज्म ना एक मेटा आइडियोलॉजी है। मेटा आइडियोलॉजी मतलब सोशलिज्म के अंदर भी काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, जैसे गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकेट सोशलिज्म। सोशलिज्म से संबंधित ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले सोशलिज्म है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे, सोशलिस्ट सेकुलर के मेन प्रपोजल्स क्या हैं, सोशलिस्ट सेकुलर्स के व्यूज़ क्या हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जस्टिस, स्टेट, इक्वालिटी, इन सब के बारे में, मेथड्स क्या सजेस्ट करते हैं सोशलिस्ट सेकुलर्स सोशलिज्म को लाने के लिए, फिर सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, सबसे लास्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले सोशलिज्म है क्या और इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन की बात करें, सोशलिज्म इज ए फिलोसफी ऑफ मॉडर्न वेस्ट। क्या मतलब है इस चीज का। मॉडर्न इरा कौन सा इरा है, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू होकर अभी तक की जो हिस्ट्री है ना, उसे मॉडर्न हिस्ट्री कह दिया जाता है। जैसे मीन्स में हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी 1757 में, तब से लेके देश आज़ाद हुआ तब तक की हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को भी इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है। पॉइंट समझ गए। मॉडर्न इरा की ये फिलोसफी है और इमर्ज कहाँ पे हुई, वेस्ट में, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में। इसीलिए ये टर्म निकल के आती है मॉडर्न वेस्ट, यानी फिलोसफी ऑफ मॉडर्न वेस्ट है सोशलिज्म। और ये जो आइडियोलॉजी है ना सोशलिज्म, ये देखो कैपिटलिज्म के विरोध में इमर्ज होके आई। क्योंकि देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब इंडस्ट्रीज की जो ओनरशिप है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। तो होता क्या है कैपिटलिज्म में, इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया था और अमीर लोगों के हाथों में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, गरीबी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में सोशलिज्म इमर्ज होके आया कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। इस प्रकार की सिचुएशन के अगेंस्ट सोशलिज्म इमर्ज होके आया कि इनइक्वालिटीज बढ़ गई थी, गरीब बहुत गरीब हो गए थे, अमीर और अमीर होते जा रहे थे। तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम था ना काफी इनह्यूमन हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, वर्कर्स को वेजेस बहुत ही कम दिए जाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो इन सब चीजों के विरोध में ये आइडियोलॉजी इमर्ज होके आई सोशलिज्म। ये देखो मेटा आइडियोलॉजी है। मेटा आइडियोलॉजी का मतलब ये है सोशलिज्म के अंदर भी बहुत सारी डिबेट हैं। आगे इसी लेक्चर में आएगा, सोशलिज्म के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे गिल्ड सोशलिज्म, रिविजनिज्म, सिंडिकेट सोशलिज्म, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये सारे अलग अलग सोशलिज्म के टाइप्स हैं। मतलब सोशलिज्म तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके बारे में कह दिया जाता है कि ये एक ऐसी टोपी है, यानी हैट है, जिसकी शेप बदल गई है। जैसे देखो आप ना कोई टोपी पहनोगे ना तो आपके सिर के हिसाब से वो टोपी शेप ले लेगी, लेकिन मान लीजिए वही कैप आपके घर में आपका भाई पहनता है, आपकी सिस्टर भी पहन लेती है, तो ना कैप की शेप तो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, अपनी कोई शेप कैप की रहेगी ही नहीं, क्योंकि हर कोई पहन रहा है उसे। तो उसी प्रकार से सोशलिज्म के बारे में कहा जाता है, क्योंकि सोशलिज्म के बारे में
अलग अलग सेकुलर्स ने अलग अलग चीजें बोली हैं, तो ये एक ऐसी हैट की तरह है जिसकी शेप बदल गई है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। अब बात करें जो सोशलिस्ट सेकुलर्स है ना, उनके मेन प्रपोजल है क्या। देखो जो सोशलिस्ट सेकुलर्स है ना, वो सबसे पहला पॉइंट ये रेज करते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ना अलग लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। कैपिटलिज्म में क्या था? कैपिटलिज्म में देखो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्री है, इक्विपमेंट्स हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। समझ गए? लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, इसकी ओनरशिप ना पब्लिक के पास होनी चाहिए। पब्लिक के पास होने का मतलब यह है, या तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होनी चाहिए, लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, या फिर सरकार के पास होनी चाहिए। जैसे देखो हमारे देश आजाद हुआ था तो उसके बाद नेहरू ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया इकोनॉमी का? सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत सारे पीएसयूज उस समय बने थे। फैक्ट्रीज की ओनरशिप किसके पास थी? सरकार के पास थी। तो उसी प्रकार की बात बोली जाती है सोशलिस्ट सेकुलर्स के द्वारा। नेहरू भी तो एक सोशलिस्ट ही थे नेहरू। आप दूसरे एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए। नॉर्थ कोरिया में आज भी ज्यादातर जो फैक्ट्रीज है ना, उनका मालिकाना हक किसके पास में है? सरकार के पास में है। तो वहां पे सोशलिज्म है, आप कह सकते हो। थोड़ा और भी डिफरेंस जान लेते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। देखो कैपिटलिज्म में जैसे यूएसए में प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे टेस्ला की कार है, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होते हैं। मतलब डिमांड कितनी आ रही है तो टेस्ला कंपनी, इलोन मस्क उसी हिसाब से रेट डिसाइड कर लेंगे। यूएसए की सरकार का तो कोई रोल नहीं है ना कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के दाम कितने होंगे ये डिसाइड करने में। लेकिन ना सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में प्राइसेस ना सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। हमारे देश में मारुति कार शुरू में आई थी 1980s में। टीवी तक के दाम सरकार के द्वारा तय किए जाते थे, टीवी के, मारुति कार के। मतलब सरकार का बहुत इंटरफेरेंस रहता था प्राइस सेट करने में। लेकिन हमारे देश में तो आपको पता है 1991 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, तो अब सरकार ने ये सब चीजें करनी छोड़ दी हैं। अब हमारे देश में भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इस्टेब्लिश हो गई है एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। तो सोशलिस्ट सेकुलर का मेन प्रपोजल यही है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट के बजाय सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज इत्यादि की जो ओनरशिप है ना, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ना होकर सरकार के पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। सोशलिस्ट सेकुलर्स के अनुसार यही एक तरीका है इनइक्वालिटीज को खत्म करने का और पूंजीपति क्लास के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना वर्कर्स के ऊपर, उसको खत्म करने का। अगर ओनरशिप जनता के पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी, तो फिर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और इनकम में जो इनइक्वालिटी होती है कि सारा प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया जाता है पूंजीपति क्लास के लोगों के द्वारा और वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता, तो ये इनइक्वालिटी भी नहीं होगी अगर ओनरशिप होगी सरकार के पास, जनता के पास। इसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर्स देखो ये बोलते हैं प्रोडक्शन जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्रोडक्शन सोशल एक्टिविटी कैसे है? मान लीजिए जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, इसको प्रोड्यूस करना सोशल एक्टिविटी क्यों है? देखो एग्जांपल की सहायता से देखिए। पेन को मैन्युफैक्चर करने में, पेन की जो फैक्ट्री है उसमें वर्कर्स काम करते हैं जो सोसाइटी से आते हैं। अकेले इंडिविजुअल से तो इतने सारे पेन बनते नहीं है। और वो पेन प्रोड्यूस भी हो गए तो उसको कंज्यूम कौन करता है? सोसाइटी करती है। तो कोई भी पर्सन, पूंजीपति क्लास के लोग हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, क्या ये सोसाइटी के बिना अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इनके अमीर होने में सोसाइटी का भी योगदान है। ये बोला जाता है सोशलिस्ट सेकुलर्स के द्वारा। चूंकि देखो किसी भी चीज की प्रोडक्शन में सोसाइटी का रोल है,
इसलिए उस प्रोडक्शन से जो फायदा होगा ना, उस फायदे का शेयर सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। कायदे से कैपिटलिज्म में नहीं मिलता। कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति क्लास के लोग होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, सारा प्रॉफिट वो अपने हाथ में ही कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। प्रॉफिट का फायदा इवन वर्कर्स तक को नहीं मिलता। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स का यह मानना है, चूंकि प्रोडक्शन में सोसाइटी का भी रोल होता है, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें सोसाइटी का भी शेयर होना चाहिए, सोसाइटी को उसका ड्यू मिलना चाहिए। जो सोशलिस्ट सेकुलर्स हैं वो पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। क्या है ये पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी? इस थ्योरी के अनुसार लिबरलिज्म के सेकुलर्स ये थ्योरी देते हैं, इस थ्योरी के अनुसार मैन जो है वो सेल्फ रिलायंट है। यानी जो भी मैन के पास है ना, मान लीजिए अंबानी के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो उसने अपने आप से कमाई है, उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म में। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं मैन सोसाइटी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। मैन जो है बाय नेचर सोशल है। सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय मैन के, सोशलिस्ट सेकुलर्स के द्वारा। अब इसके बाद सोशलिज्म में बेसिक जो एजम्पशंस है ना, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नेचर के बारे में क्या एजम्पशन है। सोशलिस्ट सेकुलर्स के अनुसार नो मैन इज एन आइलैंड। जैसे देखो कोई आइलैंड होता है, अंडमान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड होते हैं ना, ये अपने आप से सरवाइव करते हैं। जैसे अंडमान के किसी आइलैंड पर लोग रहते हैं, तो जो लोग रहते हैं ना वहां पे, वो अपने आप से सरवाइव करते हैं। और कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं ना जहां पे पुरानी ट्राइब्स सरवाइव करती हैं, जिनका अभी भी बाहर से कोई टच नहीं है। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, एक कोई विदेशी नागरिक वहां पे गया था जिसको ट्राइबल लोगों ने मार दिया था। कौन सी ट्राइब है वो? सेंटलीज ट्राइब है ना। तो उस आइलैंड पे जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप से रह रहे हैं। वो उस आइलैंड से बाहर उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा। अब देखो पॉइंट ये है, सोशलिस्ट सेकुलर्स जब ये बोलते हैं ना, नो मैन इज एन आइलैंड, ईच ऑफ अस आर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब यहां पे सोसाइटी से है और आइलैंड का मतलब यहां पर मैन से है। अब देखो वो सेकुलर्स जो लिबरलिज्म या फिर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो तो ये बोलते हैं हर एक मैन जो है ना वो एटम के समान है, आइलैंड के समान है, जिसकी एग्जिस्टेंस अलग से है। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स का ये मानना है नहीं, हर एक मैन जो है वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यानी सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि मैन जो है ना बाय नेचर सोशल है। पॉइंट क्लियर है आपको? बिल्कुल। क्लासिकल लिबरल्स ये बोलते हैं मैन का जो नेचर है ना वो इंडिविजुअलिस्टिक है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे आइलैंड अपने आप में सर्वाइव करता है, उसी प्रकार से मैन भी अपने आप में सर्वाइव करता है। लेकिन सोशलिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं है, हर एक मैन जो है ना वो सोसाइटी का पार्ट है, मैन को सोसाइटी की आवश्यकता है। सोसाइटी के बारे में क्या व्यू है सोशलिस्ट सेकुलर्स के? वो सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेरिजन टू मैन। राइट्स के बारे में क्या व्यू है? वो बोलते हैं राइट ना एक बुर्जुआ कंसेप्ट है, यानी पूंजीपति क्लास के लोगों का कंसेप्ट है। उनका यह मानना है राइट का जो कंसेप्ट है ना, इस व्यू पर आधारित है कि कंफ्लिक्ट होगा मैन और सोसाइटी के बीच में। जैसे देखो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो अब स्टेट तो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता नहीं, लोग ही अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो सोसाइटी के अगेंस्ट है ये राइट, आर्टिकल नंबर 17। तो सोशलिस्ट सेकुलर्स का ये मानना है राइट जो है वो पूंजीपति क्लास के लोगों का कंसेप्ट है। राइट का कंसेप्ट इसलिए लेके आए पूंजीपति क्लास के लोग क्योंकि उनका ये मानना है कंफ्लिक्ट है मैन और सोसाइटी के बीच में। लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि बाद में सोशलिस्ट सेकुलर्स भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जहां देखो लिबरल्स सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की वकालत करते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट है ना
वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की वकालत करते हैं। इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि देखो, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग आवर्स रेगुलेट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और सोशल राइट्स जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। समझ गए? यानी लिबरल जो सेकुलर्स हैं, लिबरलिज्म वाले, वो बोलते हैं राइट टू वोट दो, इसके अलावा राइट टू लाइफ दो, राइट टू लिबर्टी दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो, ये सारी बातें बोलते हैं। और सोशलिस्ट सेकुलर्स सिविल और इकोनॉमिक राइट्स की वकालत करते हैं, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद में जॉब दो, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करो। अब नेक्स्ट चीज है जस्टिस की। सोशलिस्ट सेकुलर्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन ना नीड के आधार पे होना चाहिए। देखो, जो लिबरल सेकुलर्स है वो क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए मेरिट के आधार पर। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकली हैं, तो लिबरल सेकुलर्स तो बोलेंगे जिसकी जितनी रैंक आई उसी हिसाब से आप जॉब दो। समझ गए? लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स कहते हैं नहीं, सिर्फ मेरिट मत देखो, आप नीड भी देखो, आवश्यकता भी देखो, किसको जॉब की ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आप हमारे देश में देखिए, एफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम है ना, मतलब रिजर्वेशन सिस्टम है। जो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनकी कट ऑफ कम होती है। तो ये एक प्रकार से सोशलिस्ट सेकुलर्स की वकालत है। यूएसए वगैरह में आपको इस प्रकार की चीजें कम देखने को मिलेंगी। वहां पे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नीड के हिसाब से नहीं है, वो मेरिट के हिसाब से है। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स बोलते हैं सिर्फ मेरिट मत देखो, नीड भी देखो, आवश्यकता भी देखो। नेक्स्ट चीज, लिबर्टी के बारे में क्या व्यू है सोशलिस्ट सेकुलर्स का। वो फिर से बोलते हैं लिबर्टी तो देखो पूंजीपति क्लास के लोगों का एक कंसेप्ट है। वो लिबर्टी के बजाय टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्रीडम। उनके हिसाब से लिबर्टी वर्ड गलत है, फ्रीडम वर्ड का इस्तेमाल करो। वो बोलते हैं जब हम फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो फ्रीडम किस चीज से होनी चाहिए, आजादी किस चीज से, हम क्या चाहते, आजादी, आजादी किस चीज से। अब जेएनयू में नारा लगता है तो बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं, भेदभाव से आजादी, पक्षपात से आजादी। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स बोलते हैं आजादी फ्रॉम नेसेसिटीज, आवश्यकताओं से आजादी। गरीब लोगों की ना बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। गरीब फैमिली में बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, इलाज करवाने में दिक्कत आती है। तो सोशलिस्ट सेकुलर्स कहते हैं उनको असली आजादी तब मिलेगी जब उनको इन सभी आवश्यकताओं से आजादी मिलेगी। मतलब फ्रीडम का मतलब राइट्स का होना नहीं है, फ्रीडम का मतलब कुछ कंडीशंस का होना है, प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसमें पर्सन अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, फ्री एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है 2009 के एक्ट में। आयुष्मान भारत स्कीम है। तो ये सब क्या है, ये सब ना सरकार की कोशिश है ऐसी कंडीशंस पैदा करने की जिसमें पर्सन ना अपनी बेसिक आवश्यकताएं जो है ना उसकी पूर्ति कर सके, उसके लिए किसी दूसरे पर मोहताज ना रहे। यही बात सोशलिस्ट सेकुलर्स बोलते हैं आजादी फ्रॉम नेसेसिटीज। तीसरी चीज इक्वालिटी के बारे में क्या नहीं, तीसरी चीज नहीं, छठी चीज सॉरी, इक्वालिटी के बारे में क्या व्यू है सोशलिस्ट सेकुलर्स का। देखो जो सोशलिस्ट सेकुलर्स है ना, वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। उनके अनुसार जो लिबरल कंसेप्ट है ना इक्वालिटी का, यानी लिबरलिज्म वाले सेकुलर्स जो इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं ना, वो तो सिर्फ एक फॉर्मल या फिर प्रोसीजरल इक्वालिटी है। पहले तो आप ये बताइए लिबरलिज्म वाले सेकुलर्स इक्वालिटी के बारे में क्या बोलते हैं। लिबरलिज्म के सेकुलर्स बोलते हैं आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए। मान लीजिए रेस स्टार्ट हो रही है यहां से, तो हर एक रनर को आप यहीं पे खड़ा कीजिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट होनी है तो सबको इक्वल मौका दीजिए, हर कोई पर्सन जो है वो एग्जाम ले सके, सबको इक्वल मौका दीजिए। बस उसके बाद किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं हो रहा फिर फर्क नहीं पड़ता, मौका इक्वल दीजिए रेस में भागने का। जैसे देखो ब्रिटिश ईरा से पहले, जब ब्रिटिश ईरा चल रहा था ना, उस समय देश गुलाम था। उस समय
हमारे देश के एस्पायरेंट्स को इक्वल मौका कहाँ मिलता था? फॉरेन लैंग्वेजेस पूछी जाती थी, इंग्लैंड में एग्जाम होता था शुरुआत में। मतलब उस समय देश के युवाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो जो लिबरल सेकुलर्स है ना, वो बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हर एक पर्सन को बराबर का मौका मिले। लेकिन अब देखो, इसके विरुद्ध में जो सोशलिस्ट सेकुलर्स है ना, वो बोलते हैं लिबरल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है ना, ये सिर्फ प्रोसीजरल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है या फिर फॉर्मल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है। मतलब सिर्फ इक्वल मौका दे दिया सबको, तो इसका मतलब ये नहीं ना इक्वलिटी आ जाएगी। अगर आपको वास्तव में रियल इक्वलिटी लानी है ना, यानी सब्सटेंटिव इक्वलिटी लानी है, तो आपको ना इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे फोकस करना होगा। आप ये तस्वीर देखिए, आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। लिबरल सेकुलर्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सबको सेम डब्बा मिल गया इक्वल साइज का, बस ये फॉर्मल इक्वलिटी है। प्रोसीजरल इक्वलिटी है कि सबको आपने सेम बुक्स दे दिया। लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर्स के हिसाब से असली इक्वलिटी ये है सब्सटेंटिव इक्वलिटी। आपने देखा किसकी कितनी आवश्यकता है। इस पर्सन को आवश्यकता इतने बुक्स की थी, एक बुक्स की एक बुक्स दे दिया। इस छोटे बच्चे को 2 बॉक्सेस की आवश्यकता थी, तो इसको 2 बॉक्सेस दे दिए। तो जो सोशलिस्ट सेकुलर्स हैं वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम में विश्वास करते हैं, यानी आउटकम में रियल इक्वलिटी आनी चाहिए। सिर्फ इक्वल बॉक्सेस देने से काम नहीं चलेगा, सिचुएशन भी देखिए किसको कितनी आवश्यकता है। अब नेक्स्ट, स्टेट के बारे में क्या व्यू है सोशलिस्ट सेकुलर्स के। देखो, सोशलिस्ट सेकुलर्स में ना सहमति नहीं है स्टेट के ऊपर। सोशलिज्म के अंदर अलग अलग स्कूल्स हैं और अलग अलग स्कूल्स की जो राय है स्टेट के बारे में वो अलग अलग है। जैसे मार्क्स जो कि एक सोशलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि स्टेट जो है वो तो एक्सप्लॉयटेशन करता है। पूंजीपति क्लास के लोग स्टेट का इस्तेमाल करते हैं वर्किंग क्लास के लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। अब दूसरी तरफ नेहरू भी एक सोशलिस्ट है, वो तो ये मानते हैं स्टेट की सहायता से डेवलपमेंट लाई जा सकती है। तो कहने का एसेंस ये है, अलग अलग सोशलिस्ट सेकुलर्स की जो राय है ना स्टेट के बारे में वो अलग अलग है। नेक्स्ट, अब देखो सोशलिज्म को कैसे लाया जाए, क्या तरीका होना चाहिए, इस बारे में भी अलग अलग सेकुलर्स की जो राय है ना अलग अलग है। आगे लेक्चर में आएगा भी। कुछ सोशलिस्ट सेकुलर्स ये बोलते हैं पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की सहायता से सोशलिज्म लाया जा सकता है, और कुछ यूं भी बोलते हैं हथियार उठा लिए जाएं, रेवोल्यूशन लाया जाए, क्रांति लाई जाए, तब जाके सोशलिज्म आएगा। मतलब अलग अलग सेकुलर्स की जो राय है ना वो अलग अलग है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट, सोशलिज्म बिफोर मार्क्स, यानी मार्क्स जब जिंदा थे ना उससे पहले सोशलिज्म कैसे आया, कौन कौन से सोशलिज्म के सेकुलर्स थे, और मार्क्स की डेथ के बाद सोशलिज्म कैसे इमर्ज होकर आया, कौन कौन से सेकुलर्स ने सोशलिज्म को एडवोकेट किया, सोशलिज्म के बारे में लिखा। अब आपके मन में आया होगा ये हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, मतलब मार्क्स से पहले सोशलिज्म और मार्क्स के बाद सोशलिज्म, ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम। क्योंकि देखो मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट सेकुलर हैं। मार्क्स के आने के बाद सोशलिज्म को दुनिया ने ना सीरियस लेना स्टार्ट किया। जैसे कोविड-19 का ईरा बहुत दुखदायक था ना, तो कई बार ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, कोविड ईरा से पहले, कोविड ईरा के बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बड़ा चेंज था, तो कुछ चीज़ों में हम डिस्कस करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो उसी प्रकार से मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट सेकुलर थे। इसी वजह से इस प्रकार से सोशलिज्म को डिवाइड किया जाता है, सोशलिज्म मार्क्स से पहले कैसा था और मार्क्स के बाद कैसा था। तो पहले बात करते हैं सोशलिज्म बिफोर मार्क्स की। देखो मार्क्स से पहले प्रमुख सोशलिस्ट सेकुलर्स कौन कौन से आए, लुइस ब्लैंकुई, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, ये सब इंपॉर्टेंट सोशलिज्म के सेकुलर्स हैं मार्क्स से पहले, यानी इन्होंने मार्क्स से पहले अपने विचारों को लिखा। इनके बारे में कहा जाता है मार्क्स के द्वारा ये यूटोपियन हैं। यूटोपियन मतलब ये सारे जो सेकुलर्स हैं ना ये आइडियलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। ऐसा क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो अगर जब हम सोशलिज्म बिफोर मार्क्स की बात करते हैं ना,
तो सबसे पहला जो सोशलिज्म का एक्सप्रेशन है ना, वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में देखने को मिलता है। प्लेटो ने, आपको याद होगा, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया, इवन कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का भी कंसेप्ट दिया। प्लेटो तो ये तक बोल देते हैं कि जो एबलेस्ट मैन है, सबसे काबिल मैन सबसे काबिल महिला के साथ शादी करे और जो बच्चा पैदा हो उसको फिर स्टेट पाले, उसका पालन पोषण स्टेट करे। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से सोशलिज्म ही तो है। सोशलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिज्म। तो मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है ना, इसमें सोशलिज्म का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, सोशलिज्म की झलक देखने को मिलती है। बट देखो, मॉडर्न इरा में अगर आपको सोशलिज्म का ओरिजिन देखना हो ना, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देख सकते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से आइडियाज की बात की गई थी? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन आइडियाज की बात की गई थी ना। तो सोशलिस्ट भी तो इसी प्रकार के आइडियाज की बात करते हैं ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी सोशलिज्म की झलक देखने को मिलती है। इसके बाद देखो, सेकुलर्स की बात करें ना, कौन से सोशलिस्ट सेकुलर्स थे मार्क्स से पहले? लुइस ब्लैंकुई, नेक्स्ट रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फोरियर। रॉबर्ट ओवन ना राइट टू वर्क के बहुत बड़े एडवोकेट थे। राइट टू वर्क जैसे हमारे देश में अभी मनरेगा स्कीम है, 100 दिनों के लिए कम से कम सरकार को रोजगार देना पड़ता है, और ना दे पाए तो फिर वेजेस देती है सरकार, उनको कंपनसेट करती है। तो रॉबर्ट ओवन ने भी ये बात बोली थी, सबको काम मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए। जैसे अमूल कंपनी है दूध वाली, शुरुआत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, दूध का प्रोडक्शन हुआ, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अभी ना टेलीकॉम कंपनीज के बीच में हमारे देश में कंपटीशन है, उसी प्रकार से ये बोलते हैं प्रोडक्शन में ना कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चार्ल्स फोरियर, ये तो बोलते हैं वर्कर्स का ना डिवीजन नहीं होना चाहिए काम के हिसाब से। जैसे देखो कार बनती है तो एक वर्कर का काम है सिर्फ और सिर्फ कार में ना स्टीयरिंग फिट करना, एक का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्रेक फिट करना। वो सेम काम को बार बार कर रहे हैं, बोर हो जाते हैं वो अपने काम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीटिटिव ऑपरेशन नहीं होने चाहिए एक वर्कर के पास में। ऐसा जब होता है तो पता क्या होता है, जो वर्कर है ना वो बोर हो जाता है, उसे काम में मजा नहीं आता, वो एलियनेटेड महसूस करता है, आइसोलेटेड महसूस करता है, काम में फन नहीं रहता। अब देखो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, पूरा प्रोजेक्ट आपने ही कंप्लीट किया है, फाइनल प्रोडक्ट को आप देख सकते हो तो आपको अच्छा लगता है कि ये मैंने बनाया है, मेरी क्रिएशन है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने बस उसमें थोड़ा सा काम किया है, आप फाइनल प्रोडक्ट को देख भी नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको ना उस क्रिएशन के होने का एहसास नहीं हो पाता कि मेरे एफर्ट से बना क्या है आखिर में। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनते हैं, हजारों वर्कर कई बार एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे होते हैं, किसी ने छोटा सा कोड लिखा, उसको पता ही नहीं कि फाइनल सॉफ्टवेयर बन क्या रहा है, कई बार तो उसको यह भी नहीं पता होता। तो ऐसे काम में मजा क्या आएगा जब फाइनल प्रोडक्ट वर्कर देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैंडीक्राफ्ट वाला कोई पर्सन है, जिसने मान लीजिए कपड़े से कोई कपड़ा बनाया है पहनने का, तो पूरा कपड़ा उसी ने बनाया है, वो फाइनल प्रोडक्ट को देख सकता है, जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसे खुशी का एहसास होता है। समझ गए? तो ये ना सोशलिस्ट आइडियाज थे ना, ये यूरोप के अलग अलग देशों में इमर्ज होके आए, जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस में। और ये सारे जो सेकुलर्स थे ना मार्क्स से पहले, इनको ना मार्क्स ये बोलते हैं ये सारे ना यूटोपियन हैं। यूटोपियन मतलब आइडियलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरी दुनिया में जीते हैं ये सोशलिस्ट सेकुलर्स, ऐसा मार्क्स के द्वारा बोला जाता है। ऐसा क्यों? मार्क्स बोलते हैं मेरे से पहले ये सारे जो सोशलिस्ट सेकुलर्स थे ना, इनको ना कैपिटलिज्म की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। मतलब ये सारे सेकुलर्स ना ऐसा बोलते हैं कि हम कैपिटल क्लास के जो लोग हैं ना, उनकी कंसाइंस को जगाएंगे और वो वर्कर्स के लिए अच्छा करेंगे। तो मार्क्स बोलते हैं आप लोग ना कैपिटलिज्म के नेचर को ही नहीं समझ पाए हो। कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की जो कंसाइंस है ना कभी नहीं जागेगी, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रॉफिट, पैसा, और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मार्क्स के अनुसार जब देखो मेरे से पहले जो सोशलिस्ट सेकुलर्स थे वो कैपिटलिज्म को समझ ही नहीं पाए हैं, तो फिर सोशलिज्म को लाने का उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है ना,
वो भी खराब है, उनके पास कोई साइंटिफिक प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं सोशलिज्म को लाने का। मार्क्स बोलते हैं मेरा जो मॉडल है ना सोशलिज्म को लाने का वो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्सिस मतलब प्रैक्टिकल है। रेवोल्यूशन की बात करते हैं मार्क्स, तो वो वर्कर्स को बोलते हैं हथियार उठा लो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चैन्स हैं, क्योंकि आप चैन में बंधे हुए हो। हथियार उठाओगे तो बल्कि आपकी जो चैन है वो कट जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया सोशलिज्म बिफोर मार्क्स। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, यानी मार्क्स के बाद कौन कौन से सोशलिस्ट सेकुलर्स आए, किस किस टाइप का सोशलिज्म आया। अब एक बात आपके मन में यह भी आई होगी, खास करके बिगिनर्स के मन में, कि मार्क्स ने सोशलिज्म के बारे में क्या कुछ बोला वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। देखो वो तो अलग से एक पूरा टॉपिक है मार्क्सिज्म। आज जैसे हम सोशलिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना, वैसे ही अलग से एक टॉपिक है मार्क्सिज्म, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज हमारा फोकस मार्क्स के आइडियाज पे नहीं है। मार्क्स से पहले कौन कौन से सोशलिस्ट सेकुलर्स थे, मार्क्स के बाद कौन कौन से सोशलिस्ट सेकुलर्स हैं, उन पर हमारा फोकस है, ना कि मार्क्स पर। मार्क्स ने क्या कुछ बोला वो सब कुछ एक अलग टॉपिक में आता है मार्क्सिज्म में। तो सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में ये सारे सोशलिज्म के टाइप आते हैं। सबसे पहले रिविजनिज्म, दूसरे नंबर पे गिल्ड सोशलिज्म, तीसरे नंबर पे फेमिनिज्म और चौथे नंबर पे सिंडिकलिज्म। एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिविजनिज्म की। ये कौन सा मॉडल है सोशलिज्म का? रिविजनिज्म का जो मॉडल है ना, इसे एवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कह दिया जाता है। ये जर्मनी में इमर्ज होकर आया और इस मॉडल के जो सेकुलर्स हैं ना वो इस प्रकार से हैं, एडवर्ड बर्नस्टीन और कार्ल काउट्स्की। देखो जो बर्नस्टीन है ना, एडवर्ड बर्नस्टीन, ये लेनिन के कंटेम्परेरी थे। लेनिन ने रशियन रेवोल्यूशन में रोल प्ले किया था, 1918 में आई थी, तो उन्हीं के समकक्ष थे ये एडवर्ड बर्नस्टीन। इनकी ना रेवोल्यूशन को लेकर डिफरेंसेस पैदा हो गए थे मार्क्स के आइडियाज से। अब देखो लेनिन तो मार्क्स के चेले थे और मार्क्स क्या बोलते हैं, हथियार उठा लो, रेवोल्यूशन लेके आओ। लेकिन ना एडवर्ड बर्नस्टीन कहते हैं भैया रेवोल्यूशन लाने की अब आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? इन्होंने बोला जो वर्कर्स की जो सिचुएशन है ना अब ठीक हो चुकी है इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के कारण। जैसे देखो इंग्लैंड जैसे देशों ने ना दूसरे देशों को कॉलोनी बनाया था, इंडिया जैसे देशों को। इंडिया से वो पैसा लूट के ले जाते थे अपने देश में, और वहां पर उन्होंने फिर इंडिया से पैसा लूट के लाए, इंग्लैंड के पास पैसा ज्यादा हो गए, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने फिर लगा लिया वर्कर्स के लिए भी। तो इंग्लैंड के वर्कर्स थोड़े फायदेमंद हो गए, क्योंकि इंपीरियलिज्म से कॉलोनिज्म से ब्रिटेन पैसा लूट के लाया और उस पैसे से वर्किंग क्लास के लोगों की कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव कर दी। तो बर्नस्टीन ये बोलते हैं कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के बाद में वर्कर्स की जो सिचुएशन है ना वो इंप्रूव हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, अब आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि वर्किंग क्लास के लोगों को अब वोट देने का अधिकार चूंकि मिल गया है, तो वर्कर्स वोट देंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आएंगे पार्लियामेंट में। अब जब पार्लियामेंट में वर्किंग क्लास के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा एमपीज चुन के आएंगे, तो वो अपने लिए लॉ भी तो बनाएंगे ना, अपने लिए कानून भी तो बनाएंगे ना। तो जब वर्किंग क्लास के लोग पार्लियामेंट में पहुंच के अपने लिए कानून बनाएंगे तो चेंज आ जाएगा। इस चेंज को बोलेंगे चेंज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की सहायता से चेंज लाया जा रहा है। रिविजनिज्म का जो मॉडल है ना ये सोशलिज्म का, इसे पार्लियामेंट्री रोड टू कम्युनिज्म भी कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट के रास्ते से कम्युनिज्म लेकर आना। इसके बाद नेक्स्ट सोशलिज्म का टाइप है सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में फेबियनिज्म। ये जो मॉडल है ना सोशलिज्म का, ये देखो लिबरलिज्म से काफी मिलता जुलता है। इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। ये ना पीसफुल मेथड है। सोशलिज्म के इस मॉडल को एवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कह दिया जाता है। इस सोशलिज्म के मॉडल का यूनिक फीचर ये है, इसमें देखो सोशलिज्म को लाने की कोशिश की जाती है मिडिल क्लास के थ्रू, जबकि बाकी सोशलिज्म के ये सारे टाइप है ना, सबसे पहले रिविजनिज्म डिस्कस किया, उसके बाद और आएंगे गिल्ड सोशलिज्म और सबसे लास्ट में सिंडिकलिज्म। सब में ना वर्किंग क्लास के जो लोग हैं ना वो सोशलिज्म लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सोशलिज्म के मॉडल का यूनिक फीचर ये है, इसमें मिडिल क्लास
सोशलिज्म को लाने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मिडिल क्लास का रोल क्या है? देखो, मिडिल क्लास के जो इनलाइटेंड लोग हैं ना, वो ना सोशलिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, सोशल आइडियाज को स्प्रेड करेंगे सोसाइटी में। अब देखो, जब मिडिल क्लास के लोग सोशलिज्म के बारे में अवेयरनेस लाएंगे, लोगों को सोशलिज्म अच्छा लगने लगेगा, तो सरकार पर भी दबाव डलेगा। सरकार पर दबाव डलेगा तो फिर सरकार यानी स्टेट, हालांकि सरकार और स्टेट सेम नहीं होते, सरकार तो स्टेट को चलाता है, तो स्टेट ना खुद ही सोशलिज्म को लाने की कोशिश करेगा। समझ गए? इंटरेस्टिंग है ना। मतलब मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो सोशलिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को सोशलिज्म के बारे में पता लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, तो पॉलिटिक्स में सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा दावा करेगी कि हम सोशलिज्म लेके आएंगे, तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो वो जीत जाएगी, तो फिर खुद ही सरकार सोशलिज्म लाने की कोशिश करेगी। सोशलिज्म का ये जो मॉडल है ना, ये देखो रोमन जनरल फेबियस की पॉलिसी पर आधारित है। इन्होंने बोला था कि तब स्ट्राइक करो, हथौड़ा तब मारो जब आयरन गर्म हो, इससे आयरन जो है वो मोल्ड हो जाता है। शोले फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये इन्होंने बोला था रोमन जनरल फेबियस ने, कि तब स्ट्राइक करो जब आयरन गर्म हो। इसी वजह से इसको ना फेबियनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि रोमन जनरल फेबियस ने ये बोला था। इसका मतलब देखो है, सही समय पे ना सही एक्शन लो। सोशलिज्म को एक रात में नहीं लाया जा सकता। पहले सोशलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड करो, लोगों को समझ होनी चाहिए सोशलिज्म के बारे में, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, तब जाके धीरे धीरे करके सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म के इस टाइप के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लास्की। लास्की ने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की लिस्ट दी थी। इस मॉडल को इसीलिए लास्कियन सोशलिज्म भी कहा जाता है। नेहरू भी लास्की से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और हमारे देश में जो डीपीएसपी है उनमें भी लास्की के व्यूज़ की झलक देखने को मिलती है। ये दूसरे प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं इस फेबिनिज्म के, यानी एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के। जॉर्ज बी शाह, जॉर्ज बर्नर्ड शाह, सिडनी वेब, बिट्राइस वेब, एनी बेसेंट, पंडित नेहरू। ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था सोशलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। जैसे ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है ना, वो इसी मूवमेंट के बाद बनी थी। वहाँ पे जब फेबियन सोसाइटीज़ बनाई गई थी ना सोशलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, तो यही सोसाइटीज़ बाद में फिर लेबर पार्टी बन गई। लेबर पार्टी के लीडर हैं जैसे टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन, जो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसीलिए तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी का व्यू थोड़ा वर्कर्स के हित में ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा वर्कर्स के राइट्स की सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद है सिंडिकलिज्म। देखो ये ना वायलेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। अब चूंकि मार्क्स भी वायलेंस की वकालत बोलते हैं, मार्क्स बोला करते थे कोई भी चेंज वायलेंस के बिना नहीं आ सकता। इवन कोई महिला मदर भी बनती है तो भी उसमें वायलेंस होता है, खून की बूंद गिरती है। तो सिंडिकलिज्म भी वायलेंस की वकालत करते हैं सोशलिज्म लाने के लिए। इसके सेकुलर्स हैं कार्ल मार्क्स तो है ही, उसके बाद जॉर्ज सोरिल। जॉर्ज सोरिल की बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस। इसके अलावा एमिल पुगे और फर्नार्ड पेल्यूटियर। समझ गए? एमिल पुजेट और फर्नार्ड पेल्यूटियर। ये इसके बाद देखो सोशलिज्म के इस टाइप को हम डिस्कस करें सिंडिकलिज्म, उससे पहले आप ये जानिए सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। सिंडिकेट देखो एक फ्रेंच टर्म है वर्कर्स की यूनियन के लिए, जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हम तो यूं बोल देते हैं वर्कर्स की यूनियन है, सिर्फ वर्कर यूनियन है, लेकिन फ्रांस में वर्कर यूनियन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता था सिंडिकेट। ऑब्जेक्टिव क्या है सिंडिकलिज्म का? ऑब्जेक्टिव ये था एक ऐसे स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए जिसको लीड किया जा रहा हो वर्कर्स के द्वारा। उनका यह मानना था पॉलिटिकल स्टेट को खत्म किया जाए। जैसे देखो अभी हमारे देश में पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चुन के आते हैं, सरकार बनती है और देश को चलाया जाता है। लेकिन
इस सोशलिज्म के टाइप के अनुसार ना पॉलिटिकल स्टेट आप खत्म कर दो, इकोनॉमिक स्टेट इस्टेब्लिश करो। इकोनॉमिक स्टेट जैसे एग्जांपल के तौर पर वर्कर्स देश को चलाएं। सोशलिज्म के इस मॉडल के अनुसार जो रियल इंटरेस्ट है ना वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? स्टेट विल बी कन्फेडरेशन ऑफ वर्कर यूनियन, यानी वर्कर की अलग अलग जो यूनियन होगी। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरी मशीन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, तो सभी वर्कर यूनियंस को मिला के एक कॉन्फेडरेशन बने और वो कॉन्फेडरेशन देश को चलाए। यानी सोसाइटी की पूरी जो पावर है ना वो वर्कर्स के हाथ में होगी। और ऐसा मॉडल लाने के लिए वो किस प्रकार के मेथड्स सजेस्ट करते हैं? मतलब इस प्रकार का सोशलिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए सेकुलर्स के द्वारा बोला जाता है स्ट्राइक कीजिए, फैक्ट्री पे ताला लगा दीजिए, वर्क को स्लो कीजिए। मतलब आप कैपिटलिस्ट क्लास को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दो और इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लो। तो ये मेथड सजेस्ट करते हैं सेकुलर्स सिंडिकलिज्म लाने के लिए। तो वायलेंस वाला मेथड है ना। इसके बाद सबसे लास्ट में सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में लास्ट टाइप है सोशलिज्म का गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म ये एक पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है सोशलिज्म को लाने का। ये ब्रिटिश वैरायटी है सोशलिज्म की। और पहले वाली वैरायटी कौन सी थी? ये फ्रेंच वैरायटी थी, ये सिंडिकलिज्म वाली। अब देखो गिल्ड सोशलिज्म को ना बीच में माना जाता है। ये एक प्रकार से सोशलिज्म का बीच का टाइप है। फेबियनिज्म और सिंडिकलिज्म के बीच का है ये टाइप। कैसे है बीच का टाइप वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे बता ही देता हूं, क्योंकि देखो फेबियनिज्म भी बोलता है कि आप पीसफुल मेथड से सोशलिज्म लाइए, तो ये चीज फेबियनिज्म से अडॉप्ट कर ली गिल्ड सोशलिज्म ने। और गिल्ड सोशलिज्म वाले भी बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए, ना कि पॉलिटिकल स्टेट। तो ये चीज इन्होंने ले ली सिंडिकलिज्म से। तो दोनों से थोड़ी थोड़ी चीज ले ली और एक नया मॉडल आ गया गिल्ड सोशलिज्म का। इसीलिए बोलते हैं ये बीच में एग्जिस्ट करता है, सिंडिकलिज्म और फेबियनिज्म के बीच में एग्जिस्ट करता है गिल्ड सोशलिज्म। ये देखिए सिमिलरिटीज क्या है फेबियनिज्म के साथ में। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की सहायता से आप सोशलिज्म लेके आओ। सिंडिकलिज्म के साथ क्या सिमिलरिटी है? रियल इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सिंडिकलिज्म वाले और गिल्ड सोशलिज्म वाले दोनों मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स ने पास्ट में हिस्ट्री को शेप किया है। क्लास स्ट्रगल की मार्क्स की थ्योरी है। तो इन सब में विश्वास किया जाता है सिंडिकलिज्म के द्वारा भी और गिल्ड सोशलिज्म के द्वारा भी। गिल्ड का मतलब क्या होता है? वैसे गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। जैसे मेडिवल इरा में मर्चेंट्स का, व्यापारियों का गिल्ड हुआ करता था, यानी गिल्ड एसोसिएशन हुआ करती थी व्यापारियों की, तो उसे गिल्ड कह दिया जाता था। कॉपर गिल्ड यानी कॉपर व्यापारियों का गिल्ड, गोल्ड गिल्ड यानी गोल्ड के व्यापारियों का गिल्ड। तो गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। मेडिवल आइडिया है, मेडिवल टाइम में मर्चेंट्स का गिल्ड हुआ करता था, यानी एसोसिएशन हुआ करती थी। वैसे गिल्ड और सिंडिकेट में डिफरेंस क्या है? सिंडिकेट देखो सिर्फ वर्कर्स का होता है, जबकि गिल्ड जो है वो वर्कर्स का भी हो सकता है, फार्मर्स का भी हो सकता है, डॉक्टर्स का भी हो सकता है, लॉयर्स का भी। एसोसिएशन तो किसी की भी हो सकती है ना। फीचर्स क्या है गिल्ड सोशलिज्म के? इंडस्ट्री में ना डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो ना फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं अलोंग विद टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन तो देखो आपको पता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे रोहतक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिसार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिससे एमपी चुन के आते हैं। लेकिन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए लेदर इंडस्ट्री का, एक आ जाए कॉटन इंडस्ट्री का, एक आ जाए वर्कर्स का, एक आ जाए किसानों का। इस प्रकार से जो अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स है ना, उनको रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन है ना वो भी पार्लियामेंट में आए और उनके लिए अलग से हाउस हो। जैसे लोकसभा तो चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वालों के लिए है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में जो जीत के आए हैं वो आते हैं। उसी प्रकार से अलग से एक हाउस बनाया जा सकता है पार्लियामेंट में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का, यानी अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का। तो
तो ये सब हमने फीचर्स डिस्कस किए गिल्ड सोशलिज्म के। अब देखो, इस प्रकार से हमने सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में सारे सोशलिज्म के टाइप हमने डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आज के समय सोशलिज्म की रेलेवेंस कितनी है। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से बोलता हूँ लास्ट में, अगर आप कोर्स में इनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जाकर करवा सकते हो।